ये घड़ी पहन लीजिए, आप पैसे कौन बोले एक्स्ट्रा बोलिए दिन भर में इतनी बार आप करोड़पति बन जाएंगे। हम शुरू से देखते हैं कि कुंडली मिलान करवाते हैं, सारे गुण करवाते हैं, फिर क्यों ऐसा होता है कि डिवोर्स हो जाता है? ये आपने सोचा ऐसा? मुझे ऐसा ये क्या? लगता है कि क्या रीजन है, जब सब कुछ देख लिया भगवान राम और सीता जी के तो 36 के 36 गुण मिले, फिर उनको जिंदगी में तकलीफ क्यों हुई? और इतने दिन अलग रहे। मोदी जी 17 मतलब 8 जी शनि का, मगर कहाँ है उनकी लाइफ? बिल्कुल ठीक है। अमित शाह जी, उनके नंबर देखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ है शायद मेरे हिसाब से 22/10 यानी कि 4 मतलब राहु, और वो क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए? भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास जाना था तो गए उन्होंने। यह नहीं कहा कि भैया मैं मेरे तो इतने ऋषि मुनि है बदल के रख देंगे, नहीं। आप सोचिए कि एक शख्स जिसको गुजरात में पैदा हुआ उसको गुजरात से तड़ी पार कर दिया जाता है, फिर वो देश का रक्षा मंत्री बन जाता है। आने वाले 2 महीनों के अंदर भूकंप आया, राजकुमार राव ने अपनी स्पेलिंग बदल ली। है ना? उसने कब बदली थी? हिट कब मिली उसको? विवेक ओबराय ने 3 बार नाम बदले। अच्छा। हाँ। एक सिंपल लाइन है, चमत्कार नहीं होते। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्या संवाद कनेक्ट से। और हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा है कि क्या हमारा शनि खराब चल रहा है, क्या हमारे घर का डायरेक्शन नहीं सही है, या हमारे डेट ऑफ बर्थ में कोई ऐसी कमी है जो हमारा भाग्य नहीं उजागर हो रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे लिए एक मिथ हैं या वाकई सच हैं? आज के संवाद कनेक्ट के एपिसोड में हम बात करेंगे आशीष सक्सेना जी से, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कार्मिक हीलर हैं और वास्तु एक्सपर्ट हैं। पहले तो आपका स्वागत है आशीष जी। और हम जानेंगे कि हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ये वाकई सच हैं या ये मिथ हैं, और सच के जैसे दिखने वाले कोई भ्रम। तो इन सारे क्वेश्चंस को और बहुत सारी नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत आशीष जी। और संवाद कनेक्ट में हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं और हम ये सोचते हैं कि इंसान को अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वो हर विपत्ति में अच्छे डिसीजंस ले सकता है। उसमें आपके जैसे लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं आशीष जी, मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं पूछते हुए कि उनका मोबाइल नंबर, उनका कार का नंबर या उनका घर का नंबर वो जेन्युइनली चूज़ करने से पहले थोड़ा डरते हैं कि अरे इसमें ये 0 ना हो, किसी में 7 ना हो, किसी में 5 ना हो। तो आप मुझे बताइए, क्या ये वाकई डरने की चीज़ें हैं या इनका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, पहले इस पे आने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या। जी। ठीक है, और वो हमारे कैसे काम आ सकती है। हमारा ज्योतिष जो है बहुत पुराना है। जी। ठीक है, और अंक ज्योतिष उसी का एक हिस्सा रहा है जो हमारे वेदों से निकल के आया। ये बात अलग है कि 1900 में जाकर ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ और विदेशियों ने पॉपुलर किया। फिर कोरोना के बाद से कुछ ज़्यादा ही न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज़ों का काम चालू हुआ। तो न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग मेथड चल रहे हैं। एक है लोशो ग्रिड बनाते हैं। अच्छा। लोशो क्या है? वो चाइनीज़ थेरेपी मेथड है। अच्छा। तो और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं हम लोग। वैदिक जैसे तो कुछ नहीं है, हिंदुस्तानी है, बट क्या हमको उसका हिंदुस्तानी ब्रांड की तरह पेश करते हैं इसलिए वैदिक बोलते हैं उसको। अच्छा। है ये अंक शास्त्री है हमारा। अच्छा। लोशो को इतना फेमस किया गया कि आजकल लोग बार इस पर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है। लोशो में भी उलझे रहते हैं। लोशो के अंदर सिर्फ आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कि आदमी कैसा हो सकता है, उसकी क्या अच्छाइयाँ क्या बुराई हो सकती है, बट आप उसमें प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ। अच्छा। वहाँ पे आप इवेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि हमारी जो अंक ज्योतिष है उसके अंदर दशाओं का काम आता है। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ दशाएं चलती हैं और दशाओं के थ्रू ही हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि क्या इवेंट लाइफ में हो सकता है। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स जी, मगर यहाँ पे नंबर का मतलब क्या है? हर नंबर एक प्लेनेट को डिनोटेड है। जैसे अच्छा, 1 है तो जब हम 1 की बात करते हैं तो 1 क्या है? सन है। अच्छा, सूर्य है। ओके। 2 नंबर क्या है?
वो मून है। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में। अब ऊपर वाले ने हमको एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा किया, ठीक है, हम कुछ प्रारब्ध के साथ इस धरती पर आए। एक ही तारीख को मल्टीपल बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, कोई राजा के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई कहाँ पैदा हो रहा है। जब मोदी जी पैदा हुए होंगे उस समय बहुत सारे बच्चे हुए होंगे, कितने मोदी जी बन गए, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं मल्टीपल डॉक्टर्स अवेलेबल है ना, सबका ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग, तो हर डॉक्टर का तरीका अलग है अपना इलाज का। होम्योपैथी में जाएंगे उसका इलाज का तरीका अलग है, एलोपैथी में अलग है, आयुर्वेद में अलग है। अब आप किसको सही कहेंगे किसको गलत कहेंगे, ठीक है। नई नई रिसर्चेज होती है, नई नई तकनीक आती है, बट मतलब फ़र्क डिफरेंस कहाँ आता है, इंटेंशन के ऊपर। जो भी मार्केट में आज की तरफ एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजी वाले वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वो डर फैला रहे हैं फिलहाल। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अब मिथ्या है, खत्म है। उसमें जो सही है वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही है। डर किस बात का, मेरे पास कौन आएगा, एक डॉक्टर के पास आदमी कब जाता है जब वो बीमार होता है, बिल्कुल। एक एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आदमी कब आएगा जब वो परेशान है, ठीक है। अब दो रास्ते हैं, या तो मैं उसको गाइड करूँ प्रॉपर्ली उसकी परेशानी के लिए, या मैं उसके डर का फ़ायदा उठाऊँ। सही बात है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे डर का खेल बना रहे हैं, जो कि गलत है। ये सारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी वाले सब मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे, कुछ लोग अच्छे भी हैं, बट उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा सही। एक सिंपल लाइन है, चमत्कार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आशीष जी आपने इतनी मैजिकल लाइन दी है कि चमत्कार नहीं होते, और वाकई मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि अब आपने जैसे अभी जिक्र किया मोदी जी का, मैं मोदी जी पे ही आती हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ पे 17 सितंबर के उनका जन्म है, और मेरे घर में भी कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम ही है, बट हर कोई मोदी जी नहीं बन पा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि और भी बहुत कुछ है जो न्यूमरोलॉजी के अलावा या आपके डेट ऑफ या नंबर्स के अलावा भी आपके जीवन में इम्पैक्ट करता है। वो आपके पूर्व जन्म के कर्म हो जैसा लोग कहते हैं, या आपके खुद के एट्रीब्यूट्स हो, या आपकी खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स हो। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये गाइडेंस की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए या ये ऑब्सेशन की तरह लोगों के बीच में जो अब फैलती जा रही है, ये सही चीज़ है? देखिए, सच्चाई तो यही है कि हमारे पूर्वजों ने ये सारी विद्याएं गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनती थी, कि कोई परेशानी हो। कभी भी कुछ भी डिस्कवर किया जाता है वो किस लिए किया जाता है कि हमें उसके बारे में जानना है, कोई परेशानी है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा ज्योतिष जो है वो साइंस ही है। बिल्कुल। लोग बाग साइंस नहीं मानते ज्योतिष को, उनका नज़रिया अपना है, बट एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये एक साइंस का हिस्सा है। इसमें फार्मूलाज है, इसमें गणना है। जहाँ मैथमेटिक्स है वो तो साइंस ही है ना, साइंस का हिस्सा ही हो गया। आपने सवाल किया कि मोदी जी के टाइम पे भी बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, आपके घर में भी एक बंदा है तो 17 तारीख को। पहले तो मैं आपको बता दूं, लोग बाग डरते हैं कि भैया शनि से घबराते हैं, राहु से घबराते हैं, तो मोदी जी 17 मतलब 8 जी, शनि का, मगर कहाँ है उनकी लाइफ। बिल्कुल, ठीक है। अमित शाह जी, उनके नंबर देखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ शायद मेरे हिसाब से 22/10, यानी कि 4 मतलब राहु, और वो क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए। बिल्कुल। तो वही लोग बाग एक नंबर से बताने लगते हैं कि ये खराब है तो ऐसा हो जाएगा, वो खराब है तो ऐसा नहीं होता। आप जब पैदा होते हैं कंप्लीट डेट टाइम लेके पैदा होते हैं, बिल्कुल, और हर घर जो प्लेनेट होता है उसका असर होता है आपके ऊपर। जी, राहु कब अच्छा होगा कब बुरा होगा ये एनालिसिस की जा सकती है, ये बताया जा सकता है। कब शनि अच्छा होगा कब शनि बुरा होगा ये बताया जा सकता है। आपकी कुंडली में यदि राहु है केतु है और आपका बुरा हो जाएगा हमेशा, और यही डर फैला रहे हैं आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात आती है कि एक समय पर बहुत लोग पैदा होते हैं, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। यहाँ पे बात आती है हमारे कर्मों के लेखा जोखा की। जी, एक प्रारब्ध होता है, सबको पता होगा। एक संचित कर्म होते हैं आपके, वो एक क्रियामान कर्म होते हैं। संचित कर्म मतलब हमने हजारों जन्म लिए होंगे शायद, और उनमें कुछ कर्म करेंगे वो इकट्ठे हो जाते हैं। प्रारब्ध बनता है, उन्हीं में से कुछ एक कर्म को लेकर प्रारब्ध बनाया जाता है कि भैया इस
जन्म में ये प्रारब्ध तुम्हारे डिसाइड है, इसी हिसाब को आपको जन्म मिलता है। आपको रंग, रूप, परिवार, किस स्थिति में पैदा होगी, ये आपका प्रारब्ध का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंशिएशन यही हो गया जी। कि 1 तारीख को ही पैदा हो रहे हैं, इवेंट्स सबके सेम होंगे। राजा के बेटा वो हो रहा है तो उसके भी इवेंट वैसे ही होंगे, कोई तारीख सेम है। एक गरीब का हो रहा है, उसके भी इवेंट सेम हो रहे हैं, बट इवेंट का इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक गरीब के घर बच्चा बीमार होगा तो उसके डॉक्टर की प्रॉब्लम होगी। एक राजा के घर बच्चा पैदा होगा, उसके लिए वेद डॉक्टर्स की लाइन लग जाए, मगर बीमार होना लिखा था, ये उसका प्रारब्ध था। ठीक है, अब बात आती है कि सब कुछ प्रारब्ध ही होता है, ऐसा नहीं, एक क्रियामान कर्म भी होते हैं। ऊपर हमारी लाइफ समझ लीजिए 60-40 का रेशो। बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी का 60% पार्ट हम बोल सकते हैं कि ये प्रारब्ध है, जो इवेंट डिसाइडेड है, जो होंगे ही होंगे। बाकी 40% हमारे क्रियामान। हम कहते हैं ना, हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, वो क्या है? क्रियामान। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप और मैं दोनों कहीं जा रहे हैं, हमारे आगे एक बंदा जा रहा है, उसका पर्स गिर गया। इवेंट हम दोनों के सामने है, पर्स गिर गया। हो सकता है मैं उठा के उसको अपने पास रख लूं, रिएक्शंस अलग होते हैं। अब ऊपर वाले ने इवेंट कर दिया, अब नाउ आपके ऊपर है आप क्या कर्म करते हैं। बिल्कुल, हो सकता है आप उठा के उसको वापस दे दो जी। दोनों के कर्म बन रहे, यही कर्म हमारे डिसाइड करते हैं आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही डिफरेंशिएशन आता कि प्रारब्ध है, वो इवेंट्स होने हैं, होके रहेंगे। भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास जाना था तो गए, उन्होंने यह नहीं कहा कि भैया भैया मेरे तो इतने ऋषि मुनि है, बदल के रख देंगे। नहीं, आपको वो कर्म को काटना ही पड़ेगा, बट उस वक्त में आप क्या कर्म कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये डिफरेंशिएट करता है आपकी लाइफ को। मोदी जी हुए, अमित शाह जी, आप सोचिए कि एक शख्स जिसको गुजरात में पैदा हुआ, उसको गुजरात से तड़ी पार कर दिया जाता, फिर वो देश का रक्षा मंत्री बन जाता। कुछ तो कर्म हुए होंगे, प्रारब्ध थे, वो इवेंट घटे, उनके साथ ऐसा होना था। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी वो इवेंट प्रिडिक्ट करता है, आपको सचेत करता है कि हाँ ऐसा समय आने वाला है, आएगा, मगर उसको धैर्य के साथ कैसे काटा जा सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट एक तरीके साइकोलॉजिस्ट होते हैं। बिल्कुल, काउंसलर्स होते हैं। वो काउंसलर का काम बिल्कुल वही है। आप डरा के भी, मैं अब जैसे आप, मुझे पता चला भी कुंडली देखे कि आप बीमार पड़ने वाले, हाँ, और मैं आप तो बहुत बीमार पड़ने वाले, और आप तो पहले से बीमार हो और बीमार हो जाओगे। एक तरीका ये होगा, हाँ दिक्कतें हैं, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो, ठीक हो जाएगा। सही बात है, समय गुजरना है। बिल्कुल। नहीं, ये आज तो आपने इतनी अच्छी बात बताई आशीष कि जब इंसान परेशान होता है, हम मेंटल हेल्थ की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आप हर समय उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हो कि आप सही चीज़ सोच पाओ या सही डिसीजन ले पाओ। और जब हम परेशान होते हैं, उसमें कोई हमें एक्सपर्ट आके कोई ऐसी सलाह दे दे जो और परेशान कर दे, तो फिर इससे ज़्यादा और टेस्टिंग टाइम नहीं हो सकता। इससे मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगी आशीष जी, कि अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी, आपने जैसे बताया, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप उससे कुछ सीख सकते हो। उसी को हम एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे आज के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो क्वालिफाइड हैं या जो कम क्वालिफाइड हैं, वो भी अपनी सलाह दे रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ राइट टू गिव देयर ओपिनियन। बट मैं आपकी सलाह जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी को एज अ टूल यूज़ करना है तो क्या उसके पैरामीटर्स हैं, कैसे हम उसको समझें? देखिए, पहली बात तो जनरलाइज नहीं किया जा सकता जी। सबकी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है, उनका इंडिविजुअल का एनालिसिस होता है। आप जनरलाइज नहीं बोल सकते, यहाँ पे कुछ लिख लीजिए जी, करोड़ों रुपए आ जाएंगे। बिल्कुल है ना आजकल, बिल्कुल। ये घड़ी उठा के फेंक दीजिए, ये घड़ी पहन लीजिए, आप पैसे हाँ। वाले, कौन वो एलेक्सा बोलिए दिन भर में इतनी बार, हाँ। आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता, हाँ, कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता। आपकी किस्मत में यदि राजयोग है और आप उस राजयोग के लिए कर्म नहीं कर रहे तो वो राजयोग नहीं होगा। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी या कोई भी अकल्ट साइंस आपको गाइड करती है, प्रिडिक्ट करती है कि एक सर्टेन टाइम पे ये हो सकता है, बट उसके लिए आपको कर्म करना पड़े। ठीक है, आपको गाइड कर सकती है। ज़्यादातर लोग क्या लेके आते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ लाते हैं, रिलेशंस के इशू लाते हैं, कैरियर से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड, ये मेजर होता है जी। और मेजरली हेल्थ। जी।
तो अब आपको मैं बोलूं कि भैया आज चंद्रमा को आप 1 किलो दूध चढ़ा दीजिए, तो सबके लिए हो जाएगा क्या वो काम? नहीं होगा ना। कोई रेमेडी किसी को सूट करेगी, किसी को सूट नहीं करेगी। बिल्कुल। वैसे ही इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से करना चाहिए, जेनरिक नहीं बताना चाहिए। आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आजकल के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो जेनरिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलते हैं और आदमी को समझ में नहीं आता, वो कर्म करने के बजाय इन चीज़ों पर लग जाते हैं। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जो आपको गारंटी नहीं देता हो कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। हाँ। जो भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको गारंटी देता हो, खुले बोलता हो मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, आपको अमीर बना दूंगा, आपको ये कर दूंगा, तो पहले आप बन जाइए सर। विचार तो यही आते हैं मन में। सीधी सी बात है। जी। देखिए क्या हो रहा है कि आदमी कब आता है जब वो परेशान हो रहा है, बिल्कुल और उसकी परेशानी को बिल्कुल। फिर उसका बिजनेस बना के खेलना नहीं चाहिए। ये आप बात क्या करा जाए आशीष जी, ये तो हमारे आज के समाज की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हर किसी की परेशानी से ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमारे जो आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनमें काफ़ी लोग अच्छे भी हैं, आपके जैसे लोग भी, जो हमें सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं कि हर रास्ता पकड़ना ज़रूरी नहीं, सही रास्ता पकड़ना ज़रूरी है। और ये तो हमारी पुरानी कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल इससे तो बचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूँगी आशीष, कि बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशन में रहते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये कार्मिक रिलेशन है। अब आप बीइंग अ कार्मिक हीलर, पहले तो मुझे ये समझाइए कि कार्मिक हीलिंग है क्या चीज़, और ऐसे रिलेशंस में कब एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? देखिए, कार्मिक हीलिंग वो थोड़ा अलग चैप्टर है अकल्ट का। वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो नंबर हैं, आप जब पैदा हुए हैं, उनकी एक अलग डायरेक्शन होती है। बट इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि आपने बोला टॉक्सिक रिलेशन। जी। हम शुरू से देखते हैं कि कुंडली मिलान करवाते हैं, सारे गुण करवाते हैं, फिर क्यों ऐसा होता है कि डिवोर्स हो जाते हैं? कभी सही आपने सोचा ऐसा? मुझे ऐसा यही क्या? लगता है कि क्या भगवान रीज़न है, जब सब कुछ देख लिया भगवान राम और सीता जी के तो 36 के 36 गुण मिले, फिर उनको फिर जिंदगी में इत, तकलीफ क्यों हुई? और इतने दिन अलग रहे। इसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं ना। सपोज कीजिए आपको अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है, आप क्या देखेंगे? आपको क्या चाहिए अपनी बेटी के लिए लड़के में? मुझे तो चाहिए कि एक वेल सेटल्ड लड़का हो, अच्छे घर से हो, अच्छे संस्कार हो, और हमारी बिटिया को प्यार करे, उसको इज्जत दे। अच्छा, ये तो एक ओवरऑल आपने कैरेक्टर बता दिया उसका कि जी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जी जी। मेजरली क्या देखेंगे हम? वो लड़का हेल्थ अच्छी हो उसकी, हाँ लंबी उम्र हो उसकी, हाँ ठीक है ना? बिल्कुल। कोई ज़्यादा बीमारी, बड़ी बीमारी का कोई उसके नहीं अंदर बिल्कुल संकेत ना हो, सही बात। स्टेबल कमाई हो, कैरियर हो हाँ उसका, फाइनेंस। ठीक है? कोई ऐब ना हो उसके अंदर, बिल्कुल। ठीक है? सबकी रेस्पेक्ट करता हो बंदा। और तीसरा क्या चाहिए होगा हमारा साथ, कि वो अपने ससुराल वाले की भी इज्जत कर सके, यानी जनरल सबकी इज्जत इन कर सके। जनरल सबके संस्कारी हो हाँ, अब बेसिकली। बाकी 36 कहाँ गए? उल्टा करते हैं। हाँ। यदि आपका बेटा, आपको लड़की चाहिए तो क्या चाहिए? ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप क्या चाहोगे? मेरी बहू सुंदर हो, बिल्कुल सुशील हो, सुशील हो। सुशील का मतलब क्या है? वो घर के, परिवार के सबके रिश्तों को सबके बीच संभाल में। संभाल हाँ ले, हाँ फर्टाइल हो, आपकी जनरेशन बढ़ा बिल्कुल सके, बिल्कुल। कोई बीमारी ना हो, ये देखोगे आप। सबके साथ कंपैटिबल हो जाए। तो अब कहाँ गए 36 गुण? इंटरेस्टिंग। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या है, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाते, हाँ जो एक्चुअल चीज़ है उस पर नहीं जाते। कुंडली से आप ये चीज़ें जान सकते हैं राइट। कि क्या जिस बच्चे के लिए आप लड़का या लड़की देख रहे हैं, उसकी एज का क्या रहेगा हिसाब किताब, राइट। उसका नेचर कैसा होगा, उसका कैरियर कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, क्या उसकी लाइफ में कोई लिटिगेशंस का इशू है या नहीं है, ये ज़्यादा मैटर करता है या 36 गुण? आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में ये ज़्यादा मैटर यही करता है। करता है। हम लोगों ने क्या करा कि लकीर खींच ली और उस पर चलते चले जा रहे हैं, राइट दिमाग नहीं दौड़ा रहे। राइट। अब आप टॉक्सिक रिलेशन की बात करते हैं, टॉक्सिक रिलेशन का असर कुंडलियाँ तो पड़ता है आपके, ऐसा नहीं कहूँगा कि प्लैनेट्स का असर नहीं होते, बिल्कुल। प्लैनेट्स के असर होते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें सिर्फ प्लैनेट नहीं करते, आपके आसपास का
इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। पहले क्या होता था, फैमिली के साथ लोग बाहर रहते थे तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। आजकल फैमिलियाँ खत्म हो गई, न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली आ गई है। इससे सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हमारा बदलता जा रहा है। आज डर खत्म हो गया है, हमारी अपब्रिंगिंग का भी फ़र्क पड़ रहा है इसमें। पहले ज़माने में होता था, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि सही है, पहले क्या करते थे, लड़की की शादी होती थी, माँ बाप कहते सीधी जा रही है, आड़ी आना। आजकल माँ बाप कहते हैं सुनना मत, बैठे हम। जहाँ ये पॉजिटिव भी है, बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसके माँ बाप उसको सपोर्ट, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वो एडजस्ट ही नहीं करना चाह रही है। बट यहाँ पे नंबर्स का भी काम आता है। अच्छा। ये आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं कि क्या आपके ऐसे नंबर्स हैं, उसको गाइड किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी से पहले आप दोनों बच्चों की एक बार एनालिसिस करा लें तो आपको पता चल जाता है मोटा मोटा। तब भी 100% श्योरिटी नहीं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको 100% बोले कि हाँ ये 100% एनालिसिस है, नहीं हो सकती। फिर आप भगवान नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया। प्रेडिक्शन का मतलब है, प्रेडिक्ट का अपने मतलब ये है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो पॉसिबिलिटीज होती है। हाँ। बट कैसे होगी? अब जैसे मैं कहूँ कि आने वाले 2 महीनों के अंदर भूकंप आएगा, बात तब है जब मैं वो जगह बता सकूँ कहाँ आएगा और किस इंटेंसिटी का है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बताना पॉसिबल। राइट। तो ऐसे ही होता है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये पूरी साइंस, बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष। लेकिन इससे पहले कि हम और इसकी गहराई में जाएं, पहले थोड़ा आपके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आपकी भी जर्नी हम पता करते हैं आशीष, कि आप कैसे पहुंचे यहाँ तक, क्योंकि जितना मुझे पता है आपकी रिसर्च करके कि आप एक अलग बैकग्राउंड से हैं। हालांकि इंटरेस्ट है आपका इसमें, बट आपका बैकग्राउंड अलग रहा है, आईटी से रहा है। बिल्कुल। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, और बताइए कि कैसे नंबरों के गेम ने आपको यहाँ पहुँचाया है। मुझे शुरू से इंटरेस्ट था फील्ड में। मुझे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, सिग्नेचर पढ़ने में बड़ा मजा आता था। अच्छा। पढ़ता था उस समय किताबें वगैरह कॉलेज टाइम पे। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। उसके बाद मैंने एमबीए किया, फिर आईटी में लगभग 20-22 साल जॉब करी। अच्छा। बट लाइफ में कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ के अंदर। मम्मी से मेरा बहुत लगाव था। आपको ताज्जुब होगा, मेरी सास से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा। और अभी वो कोरोना में ये टाइम मेरे ससुर जी गए, अभी लास्ट ईयर मेरी सासू माँ गई। अच्छा। बहुत कुछ ऐसा लाइफ में घट रहा था। ऑफिस के अंदर भी ऐसा होता था कि भैया, क्योंकि आप मैनेजर हो, यू हैव टू डील विद ऑल द डेडलाइंस। बच्चों जो मेहनत कर रहे हैं उनसे आपको बोलना पड़ता है कि भैया कल से मत आना। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरा पर्सनल लाइफ में भी कुछ एक इशू थे। तो मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, खुद को नॉलेज थी, तो चीज़ें क्लियर नहीं आती थी। फिर आप जाओगे किसी के पास, एक के पास गए आपको सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दूसरे के पास गए आपको लगा दोनों में गड़बड़ है। ये एनालिसिस इसके कुछ और बोल रही है, वो कुछ और बोल रहा है। एस्ट्रोलॉजर ज़्यादातर क्या करते हैं, ये आपके ग्रह खराब। ऑब्वियसली आप आए हो तो परेशान तो हो ही ना, आप ये पूजा करवा लीजिए, आप वो पूजा करा लीजिए, ये नक पहन लीजिए, ये रेमेडीज देते हैं आपको। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जगह जगह भटकने से अच्छा है खुद ही सीखा जाए। अच्छा। तो फिर मैंने प्रॉपर इसकी पढ़ाई करी। अच्छा। हाँ, मेरे गुरु हैं विवेक वस्त। अच्छा। उनसे मैंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु सीखा। उनके गुरु उमंग तनेजा बहुत पुराने हैं काफ़ी, और उन्होंने तो एक मिशन चला रखा है कि ये सारे मिथ तोड़ने के लिए। काफ़ी पॉडकास्ट पे आते हैं, वो जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्हीं के एक मिशन का हिस्सा ही समझ लीजिए हम लोगों को भी, क्योंकि हमको हमारे गुरु ने हमको बताया कि भी जो सही है वो करिए। पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, पैसा अपने आप आएगा यदि आप सही रास्ते पे होंगे। तो तब से ही, अब मुझे 4-5 साल होने को आए इस लाइन के अंदर। कंसल्टेंसी करता हूँ, पढ़ाना भी चालू कर रहे हैं साथ में। कोचिंग। तो मुझे लगता है कि हर घर में किसी एक को तो आना ही चाहिए, जाके भटकने से अच्छा है खुद ही सीख ये तो बड़ा ही अच्छा ही बात भी कही आपने आशीष, और ये बहुत इनकरेजिंग बात भी है कि आप बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से होने के बाद भी आपने इंटरेस्ट दिखाया अपना। हर किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन अगर कोई सही दिशा दिखाने वाला गुरु मिल जाए तो शायद ये बहुत आसान हो जाता है सफर। इससे एक और क्वेश्चन है आशीष, क्योंकि अब आप इतने अच्छे आंसर्स दे रहे हैं तो मेरे से
पूछना ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहूँगी आशीष कि जब हम इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो प्लैनेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या ह्यूमंस को? आई मीन वो आपस में मिलके पहले डिसाइड कर लें या हम कुंडली देख के डिसाइड कर लें कि ये कंपैटिबल है कि नहीं है? देखिए, आपकी कुंडली आपका बेसिक नेचर बनाएगी, ठीक है। आपके प्लैनेट्स हैं वो बेसिक नेचर बनाएंगे। वो सूर्य है, वो किसी को अपने से ऊपर समझता ही नहीं है ना। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, आई एम द बॉस, बट उसको जो फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसको क्या प्रॉब्लम आती है जब जो उससे कोई कहता है कि और तू कुछ नहीं है, मैं हूँ, हाँ, तो कहता है वो कुछ नहीं हो तुम। तो ये बेसिक नेचर तो आएगा, बट करेक्ट वो मैनेज किया जा सकता करेक्ट करेक्ट। तो आशीष जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है यहाँ पे। कई लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि आप मैम ये एक एक्स्ट्रा एस लगा लीजिए अपने नाम पे, ये एक एक्स्ट्रा टी लगा लीजिए। तो क्या स्पेलिंग्स में एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट लगा लेने से ही सब कुछ हो जाता है या इसके बाद भी और बहुत कुछ करना पड़ता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे काम में? देखिए, आपका नाम सौम्य है ना, आप डबल एस लगा लेंगे तब भी सौम्य बोलेंगे ना, तब भी सौम्य ही आएगा। वाइब्रेशन वही होगी, जी ठीक है। अब ये ज़्यादातर लोशो से लेके आए शेल्डियन नंबर्स होते हैं। इनके शेल्डियन में क्या हर नंबर, हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है, उस हिसाब से निकालते हैं। अच्छा तो आपके नेम का कैलकुलेशन करके बनाया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि आप जब पैदा हुए वो डेट ऑफ बर्थ के नंबर ज़्यादा पावरफुल है या ये? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। राजकुमार राव ने अपनी स्पेलिंग बदल ली, हाँ है ना। हाँ उसने कब बदली थी, हिट कब मिली उसको? हम्म, विवेक ओबराय ने 3 बार नाम बदले, अच्छा हाँ, बट उसको सक्सेस कब मिली थी? पहले वाले पे, जब पहले में ओरिजिनल नाम मिली था। थी और अब तो बिल्कुल ही अलग डोमेन में अब सक्सेस मिली है। देखिए अब तो वो है ही नहीं। देखिए क्या होता है, नेम न्यूमरोलॉजी जो ये बोलते हैं कि नाम बदल दो सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सारा खेल वाइब्रेशंस का, एनर्जीज का खेल है। हमारे जी प्लेनेट जो है वो एनर्जीज से बने हुए हैं। तो मैं इसको नकार नहीं रहा कि भैया नेम न्यूमरोलॉजी से कुछ भी नहीं होता, बट हाँ, चमत्कार नहीं होता, राइट चमत्कार नहीं होता। आप एक एनर्जी को ऐड कर लीजिए, अकाउंट नंबर, व्हीकल नंबर, इन सब का क्या होता है, वाइब्रेशंस है इन एनर्जीज के, जी वो फ़र्क पड़ जाता है। वो भी मैं कहूँगा 2 से 3%, मैक्सिमम 5%, इससे राइट ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो ये बोले कि भैया नाम करेक्शन करके आप बिल्कुल, राजा बन जाएंगे तो ऐसा ऐसा नहीं, नहीं है। नहीं होता। अच्छा हमारे पास काफ़ी आते हैं, कल कस्टमर बोल चाहते हैं बदल देते हैं, बिल्कुल, बदल बट देते इससे हैं। कोई बुराई भी नहीं है। बुराई नहीं है, बट हाँ ये ऐसे बिल्कुल पागल हो जाना कि भैया नाम बदल नाम दूंगा बदल तो दो मेरा सब सब हो कुछ हो जाएगा, जाएगा। ये जैसे सही। करण जौहर या एकता कपूर के लिए था, जी के से रखेंगे तो ये सारा हिट हुआ, हो रहा था उस समय हिट था। हाँ बट क्या वो के वजह से हो रहा था या उस समय उनके कर्म प्लैनेट्स ऐसे थे कि जो उनको राइट सक्सेस मिलनी थी? राइट। अब क्या हो गया, अभी भी वो कैसे ही बना रहे हैं। चल रहा है बिल्कुल कुछ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी आपसे आशीष पूछनी है। हम प्लैनेट्स की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें या स्पेलिंग्स किसी भी चीज़ के बारे में, एक इंसान को ये इमोशनली हील करने में ज़्यादा मदद करती हैं या इमोशनली उसको इतना स्केयर कर देती हैं, इतना डरा देती हैं कि इंसान अपने आप उनके ही बल पे चलना शुरू कर देता है? तो ये हमें किस तरीके से ही काम मदद करती हैं? देखिए क्या है ना, इमोशनली हील करना एक अलग चीज़ है। आप एक डिप्रेशन में बंदा है, आप उसको एक अकेले कमरे में छोड़ दो, उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है बिल्कुल, ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बातें करें उनसे, उसको ऐसे एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट दीजिए दीजिए। जहाँ पे उसको टाइम ही ना मिले बैठ के सोचने का, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बिजी बिजी रखे। रखे उसको। बट उससे पहले आपको मर्ज पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आपकी बीमारी पकड़ने का तरीका है, ठीक अच्छा है। लोग बस अपने आप ही क्वेश्चंस लेके ही आते हैं, किसी को बच्चे की दिक्कत है तो बच्चे के लिए आएगा, जॉब से रिलेटेड है, इसका मतलब आपको पता है बीमारी। अब आप उससे पता कर सकते हैं दशाओं के थ्रू कितना लंबा समय है जहाँ इसको सक्सेस नहीं मिलेगी, मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम 80% लोग गलत डायरेक्शन पे जॉब कर रहे होते हैं। उनकी डेस्टिनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी डेस्टिनी ये है तो आपको यही करना है, बिल्कुल, बट आप उस तरह का काम करें तो आपको सक्सेस अच्छी जल्दी मिलती है, मिलेगी। अच्छी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, बट
थ्रू प्लानर्स, थ्रू स्टडी ऑफ दिस न्यूमरोलॉजिकल स्टोरी आप जान सकते हैं कि कितना समय बचा है स्ट्रगल का। आप अकॉर्डिंगली उसको हील कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, ऐसी रेमेडीज दे सकते हैं जिससे वो हिम्मत आती है उसको वो सब कुछ बियर करने की। बिल्कुल चमत्कार नहीं होते। बिल्कुल रेमेडीज इसी तरह की होती है जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, बट उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो टाइम से ही खत्म होगी। कोई बीमारी बुखार को 3 दिन लगते हैं उतरने में, 3 दिन लगे, कितनी गोली खा लीजिए आप, हाथों हाथ उतरेगा तो वो और 10 बीमारियाँ देखे जाएगा हाँ आपको। बिल्कुल ऐसे ही इस पे भी कि रेमेडीज हैं, चमत्कार की तरह नहीं होता कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आया उसने कहा ये कर दिया हो गया काम। हाँ नहीं, ये नहीं होगा। ये तो हमारे भगवानों ने भी नहीं सिखाया। बिल्कुल उन्होंने लड़ना सिखाया, कर्म करना सिखाया, बुरे वक्त को झेलकर और आगे बढ़ना सिखाया। बुरा वक्त की एक अच्छी बात होती है वो सिखा के जाता बिल्कुल आपको, यही है। तो न्यूमरोलॉजी को एज ए गाइडिंग टूल लीजिए, आपकी प्रॉब्लम को समझिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, कब ठीक हो सकती है, कितना समय मुझे स्ट्रगल का लगेगा, उस पीरियड पे मुझे और ऐसा क्या करना चाहिए जो जब अच्छा वक्त आए तो मेरे लिए अच्छा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। भगवान हमेशा कहते हैं बुरे वक्त पे रुके मत रहो। मुझे पता चल गया कि हाँ भैया मेरे आने वाले 3 साल खराब है तो मुझे बैठ जाना चाहिए क्या कि अच्छा समय आएगा तब करूँ। पता नहीं इन 3 साल की मेहनत मेरे जब अच्छा वक्त आएगा क्या रिजल्ट देगी मुझे। तो एज ए गाइडिंग टूल लिया जाए, समझा जाए, हेल्प ली जाए तो ये अच्छा। बिल्कुल। और भगवान भी कहते हैं कि वो उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। बिल्कुल तो जब तक आप बढ़ेंगे नहीं तो आपकी मदद कैसे करी जाएगी। बिल्कुल। अब मैं इससे एक फन पार्ट पे चलती हूँ हमारे पॉडकास्ट पे आशीष जी। हाँ। आप मुझे बताइए 1 से लेके 10 तक में सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता 10 है? तो नंबर ही नहीं, 9 ही नंबर है। अच्छा 9 ही तक बता दीजिए आप। 1 और 0 के मिला के 10 को अलग कर देते सारे हैं। नंबर अच्छे। हाँ हाँ। बट ऐसे हमारे दर्शकों को तो मिसगाइड हो जाएगा कि नहीं कौन नहीं, से मैं वही अच्छे समझा हैं। रहा हूँ, सारे नंबर अच्छे। हर नंबर की अपनी अच्छी क्वालिटी भी है और हर नंबर की अपनी नेगेटिव क्वालिटी भी है। ओके तो ये आप स्पेसिफाई करना कि भैया ये नंबर बेस्ट है, ऐसा नहीं है। मैं यही आंसर चाहती थी कि जो हमारे आज के एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो यही करते हैं कि अच्छा आप 5 नंबर हैं, सो एंड सो आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप इनसे में बहुत अच्छे हैं। आप 3 नंबर हैं, आप ऐसा कर लीजिए, आप आईटी में चले जाइए, आप चमक जाएंगे। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स और बहुत सारी साइंसेज हैं जो हमें बिल्कुल, समझनी एक ज़रूरी नंबर से है। एनालिसिस नहीं होती कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं रैपिड फायर पे चलती हूँ आशीष जी। अच्छा। चलिए आपसे मैं कुछ मज़ेदार पूछती हूँ। हम्म, लकी नंबर या डिसिप्लिन्ड माइंडसेट क्या ज़रूरी है? दोनों एक आप जरूरी है। एक ही जवाब देना अच्छा है, आपको देना है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माइंडसेट, आई एग्री विद दैट। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट या स्ट्रॉन्ग हैबिट्स? स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होंगे तो हैबिट भी अपने आप आ जाएगी, वो हमें रिफ्लेक्ट करेगी वो हमारी रिफ्लेक्ट करती पर्सनालिटी। है। बिल्कुल। वास्तु या इमोशनल एनवायरनमेंट? देखिए इमोशनल, ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है। वास्तु का इमोशनल एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। नहीं, एक जैसे गरीब, हमारे अब मैं छोटे घर हैं। मैं बताता हूँ आपको, हाँ इमोशनल इन्वायरमेंट तो एक झोपड़ी में भी हो सकता है जी और एक इमोशनल इन्वायरमेंट तो लैक कर सकता है अंबानी के घर में भी। बिल्कुल। तो ये वो नहीं, वास्तु आपके एनर्जी अलाइनमेंट का काम है, उससे सब कुछ ठीक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, फिर वही कहूँगा चमत्कार नहीं होते। बिल्कुल अलाइनमेंट को मैनेज किया जा सकता है और पैरेलली आपके प्लैनेट्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, जब बुरे आपके प्लैनेट्स होते हैं तो वास्तु भी बुरा असर देता है। आप कई बार आपके ग्रह नक्षत्र बहुत पावरफुल होते हैं, अच्छा समय चल रहा होता है तो वास्तु का दोष आपको नज़र नहीं आ रहा था, असर नहीं दिख रहा होता, पर जब बुरा टाइम आएगा तो वो पता चलता है फिर सारी आपको। सारी बीमारियां भी हाँ, निकल के आती हैं तो अगर आप बीमार तो हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये मिथ नहीं है, ये सब साइंस का साइंस हिस्सा है। है और ये ज़रूरी भी है। बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं हम, रेमेडी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ज़रूरी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरह की रेमेडी है। वाह, अद्भुत जवाब। मैं देखिए जैसे बिल्कुल कि एक बच्चा परेशान है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका टेक केयर करना, उसको प्यार करना, बट उसके लिए रेमेडी की तरह काम करेगा उस बच्चे के लिए। बिल्कुल तो इसको इस तरह से लिया जाए तो ही अच्छा। बिल्कुल। मेडिटेशन या कोई जेम स्टोन क्या फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए
ये फिर दोनों अलग अलग चीज़ है। मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है और करनी भी चाहिए। जेमस्टोन आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट जेमस्टोन नहीं भी हो तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जेमस्टोन अच्छा। फिर रात दिन बदल नहीं देगा आपको जेमस्टोन, और जेमस्टोन बहुत महंगे आते हैं। एक आम गरीब अफोर्डेबल भी होने एक आम चाहिए। गरीब आदमी के लिए 40-50 हज़ार रुपये का एक जेमस्टोन खरीदना, समझ सकते हैं सही ना? बात है, बिल्कुल सही बात है। बट मेडिटेशन, भगवान की भक्ति, ये अपने आप में एक रेमेडी है, बहुत अच्छी। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही चीज़ कही। तो इससे पहले कि मैं अपने पॉडकास्ट में और अपने दर्शकों से विदा लूँ इस एपिसोड में, आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एज़ अ हीलर, मैं भी आपको सिर्फ़ एक हीलर की तरह ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे न्यूमरोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकता है आपके बुरे वक्त को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, या लिटिगेशन से रिलेटेड हैं, आप जान सकते हैं एनालिसिस करवा के कि वो कब तक सॉल्यूशन मिल सकता है उसका, कितने वक्त तक आपको परेशानियां आ रही है, क्या आप सही पाथ पे चल रहे हैं। कई बार हम लोग जिस डायरेक्शन में हमको अपनी एनर्जी लगानी होती है वहाँ नहीं लगा रहे होते, और हम दूसरी जगह लगे होते हैं, इसलिए हमको डिलेज मिलते हैं। तो आप पहले एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं क्या सही रास्ता रहेगा। गाइडेंस लेके उस पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आशीष जी। इससे पहले कि हम इनसे विदा लें, चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इनको संवाद कनेक्ट में आके कैसा लगा। तो आपका अनुभव कैसा रहा आशीष जी? बेहद अच्छा। शायद हम लोगों ने इस पॉडकास्ट पे वो सी बातें करी जो जनरली पॉडकास्ट पे होती नहीं है। होती नहीं है, बिल्कुल। आधा घंटा तो लोग बाग यही जानने में लगाते हैं कि प्लेनेट 1 से लेकर 9 तक क्या क्या होता है, जो आजकल हर पॉडकास्ट में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आजकल हमारे व्यूअर्स तो खुद ही जान गए हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेनेट का है। तो इंस्टेड ऑफ उस पर जाने के लिए हम लोगों ने जिस मिथ्स पे बात करी जी। वो ज़्यादा ज़रूरी था, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके कि हमने कुछ फ्रूटफुल बातें करी। बिल्कुल, तो उसके लिए बिल्कुल। मैं आपको बहुत थैंक्स बोलूँगा। बिल्कुल, हम भी आभारी हैं, आप आए, हमारे साथ टाइम निकाला आपने। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि संवाद कनेक्ट में हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री या किसी भी तरीके का साइंस, ये हम सबके लिए बेनिफिशियल हैं अगर हम इनसे डरे ना, पहली चीज़, और इनके पीछे के लॉजिक्स को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनको मानना या ना मानना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन है जो आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं, नहीं आप पब्लिकली कहीं बोल पा रहे हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। आशीष जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इनका भी मैं सारी डिटेल्स, इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टा चैनल भी शेयर करूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और कोशिश करें कि जो भी आपके ऊपर दिक्कतें आ रही हैं उनको थोड़ा-सा मुस्कुरा के देखें। शुक्रिया, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।